नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रकाश भारती जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास बॉक्सर की हत्या पार्ट 4। अजय थंडर के अपने कैबिन में बैठा डॉक्टर गोयल से हुई मुलाकात के बारे में सोच रहा था। इस बारे में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि गणपत की हत्या नाइट्रोग्लिसरीन द्वारा की गई थी और बॉक्सिंग रैकेट के दादाओं के इशारे पर हत्या जय किशन ने की थी। लेकिन इसे साबित करना लगभग नामुमकिन था क्योंकि जय किशन मर चुका था। ऐसी कोई लीड भी अजय के सामने नहीं थी जिसे इस दिशा में फॉलो किया जा सके। वह ऐसी कोई तरकीब सोचने में व्यस्त था जिससे उन लोगों को मैदान में लाया जा सके, लेकिन ऐसी कोई तरकीब उसे नहीं सूझ रही थी। सहसा उसे याद आया, डॉक्टर गोयल ने एक ऐसे स्पोर्ट्स राइटर का जिक्र किया था जो उन दादाओं का पालतू था और जिसका गणपत को शोहरत दिलाने में काफी हाथ रहा था। कौन हो सकता था ऐसा स्पोर्ट्स राइटर? उसने सोचने की कोशिश की मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। मोटे तौर पर उसने अनुमान लगाया कि वह स्पोर्ट्स राइटर योर वॉइस से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि गणपत ने उससे साफ साफ कहा था कि योर वॉइस नामक अखबार बॉक्सिंग रैकेट के दादाओं की मुट्ठी में था। अजय उस अखबार के स्टाफ के काफी लोगों को जानता था, मगर उनमें स्पोर्ट्स राइटर सिर्फ एक ही था, नीरज रस्तोगी। नीरज उन दादा लोगों का पालतू होगा, यह बात वह मानने के लिए तैयार नहीं था। अंत में उसने अपने एक स्पोर्ट्स राइटर विष्णु शर्मा से इंटरकॉम पर संबंध स्थापित करके उसे अपने केबिन में आने के लिए कह दिया। करीब 5 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर विष्णु शर्मा भीतर दाखिल हुआ। उसकी उम्र करीब 45 वर्ष थी। वह हंसमुख स्वभाव वाला आदमी था और पिछले 10 साल से वह थंडर में काम कर रहा था। उसे चीफ स्पोर्ट्स राइटर का दर्जा हासिल था। क्या हुक्म है हुजूर? वह अजय के डेस्क के सम्मुख बैठता हुआ बोला। अजय ने उसे सिगरेट ऑफर की, फिर उसकी और अपनी सिगरेट सुलगाने के बाद बोला, तुम इस शहर के तमाम स्पोर्ट्स राइटरों को जानते हो विष्णु? लगभग सभी को जानता हूँ, विष्णु ने कहा। खैरियत तो है? तुम अचानक मेरी बिरादरी के लोगों में क्यों दिलचस्पी ले रहे हो? अजय मुस्कुराया। मेरी दिलचस्पी तुम्हारी बिरादरी के सिर्फ एक आदमी में है, सभी में नहीं। कौन है वह बदनसीब? अजय हंसा। बदनसीब? विष्णु शर्मा ने सिगरेट का गहरा कश लेकर ढेर सारा धुआं उगला। और नहीं तो क्या, जिस पर तुम्हारी निगाह पड़ जाए वह बेचारा खुश नसीब होगा। प्लीज बी सीरियस, अजय बोला। मैं तुमसे किसी ऐसे स्पोर्ट्स राइटर के बारे में जानना चाहता हूँ जिसे बॉक्सिंग रैकेट के दादाओं का पालतू कहा जा सके। विष्णु सचमुच सीरियस नजर आने लगा। उन लोगों का पालतू हर वह आदमी हो सकता है जो पैसे की खातिर अपना ईमान बेच सकता है, वह बोला। और ऐसे आदमियों की आज के जमाने में कोई कमी नहीं है, इसलिए किसी एक पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। तुम अगर उसका कोई और अता पता बताओ तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस आदमी ने मरहूम बॉक्सर गणपत को शोहरत दिलाने में बड़ी भारी मदद की थी। कहने वाले यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर उस आदमी ने अपनी कलम का जौहर नहीं दिखाया होता तो गणपत चैंपियनशिप के खिताब की फाइट में उतरने का दर्जा भी हासिल नहीं कर सकता था। विष्णु शर्मा ने विचार पूर्वक उसकी ओर देखा। और कुछ? और मेरा अनुमान है कि वह स्पोर्ट्स राइटर योर वॉइस से संबंधित होना चाहिए। विष्णु शर्मा ने गौर से उसकी ओर देखा। अगर ऐसी बात है तो सिर्फ एक ही नाम लिया जा सकता है, दीनानाथ। वह योर वॉइस का सब एडिटर भी है। अजय को चौंक जाना पड़ा। दीनानाथ से वह परिचित था। क्या बात करते हो विष्णु? दीनानाथ को किसी जमाने में स्पोर्ट्स राइटिंग के क्षेत्र में अथॉरिटी समझा जाता था। उस जमाने को लदे हुए एक जमाना हो चुका है। शराब ने उसे बिल्कुल तबाह कर दिया था। गनीमत है कि योर वॉइस में वह टिका हुआ है, वरना हर अखबार उससे घबराता है। लेकिन मैंने तो सुना है वह पिछले 4-5 सालों से एकदम सूफी हो गया है। शराब को उसने हाथ तक नहीं लगाया है। तुमने ठीक सुना है, वह अब शराब से तो परहेज करता है, लेकिन अपनी बाई लाइन को बेचने में उसे जरा भी परहेज नहीं है। यह भी एक वजह है कि प्रत्येक प्रतिष्ठित अखबार उसकी परछाई तक से भी बचता है। अजय कुछ देर सोचता रहा, फिर पूछा, इस वक्त वह कहाँ मिलेगा? अपने ऑफिस में? नहीं, वह 1 बजे के बाद अपने ऑफिस में नहीं ठहरता, विष्णु शर्मा ने कहा। फिर अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। 4:30 बजे हैं। वह तुम्हें प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच विष्णु, अजय बोला। प्लीज कीप इट अप
टू योर सेल्फ ओनली। ओह श्योर। अजय प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब पहुंचा। क्लब में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। दीनानाथ कार्ड रूम में अलग अलग एक कोने की मेज पर बैठा मिला। ठिगने कद का एक मोटा आदमी उसके पास खड़ा बड़ी गौर से उसकी बात सुन रहा प्रतीत होता था। अजय ने वहां 3 मेजों पर मौजूद पपलू खेलते आदमियों पर उपट्टी सी निगाह डाली और फिर दीनानाथ की ओर बढ़ा। करीब 52 वर्षीय दीनानाथ इकहरे जिस्म का, शक्ल सूरत से ही काइयां नजर आने वाला आदमी था। वह इस बात से बखूबी वाकिफ था कि दूसरे स्पोर्ट्स राइटर उसके बारे में क्या सोचते थे, लेकिन इस बात की जरा भी परवाह उसे नहीं थी। वह अपने धंधे में मस्त रहता था। किसी जमाने में सचमुच वह A1 स्पोर्ट्स राइटर था, लेकिन शराब ने उसका सारा कैरियर तबाह कर दिया था। फिर जब तक उसे शराब से तौबा करने का ख्याल आया, तब तक न सिर्फ स्पोर्ट्स राइटर के रूप में बल्कि एक आदमी के तौर पर भी वह 2 कौड़ी का होकर रह गया था। प्रत्येक प्रतिष्ठित अखबार द्वारा दुत्कार दिए जाने ने उसे अपनी कलम बेचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि दूसरों की निगाहों में प्रतिभा नाम की चीज उसके पास बाकी नहीं रह गई थी। योर वॉइस के साथ उसके जुड़ा होने की बड़ी वजह यह थी कि योर वॉइस को भी बड़ी गर्दिशों के बीच से होकर गुजरना पड़ा था। उस अखबार के मालिक बार बार बदलते रहे और उनके साथ ही अखबार की पॉलिसी में भी तब्दीलियां आती रही। नतीजे के तौर पर सर्कुलेशन गिरती चली गई, साथ ही उसकी प्रतिष्ठा भी। करीब 5 साल पहले जब योर वॉइस अपने वजूद को कायम रखने के लिए भारी जद्दोजहद के दौर से गुजर रहा था, तब उसके मालिक और एडिटर चमन लाल भोजवानी के संपर्क में दीनानाथ आया था। भोजवानी भी बड़ा पूरा घाक था। दोनों ने मिलकर अखबार की काया ही पलट दी। वायलेंस और ब्रूटलिटी की गाढ़ी चाशनी में लिपटे समाचार मुख पृष्ठ पर स्थान पाने लगे। दिल का ताड़ बनाने से लेकर मनगढ़ंत और बेबुनियाद खबरें छपने लगी। इस तरह अखबार की सर्कुलेशन तो बढ़ती गई, मगर प्रतिष्ठा दिनों दिन और गिरती चली गई। लेकिन उन्हें प्रतिष्ठा से कुछ भी लेना देना नहीं था। जिन विज्ञापनों को दूसरे अखबार वाले देखते ही नाक बोझ चढ़ाते थे, वे योर वॉइस में धड़ल्ले से छपते थे। प्रतिष्ठित अखबारों में जो समाचार 4 लाइनों से ज्यादा जगह नहीं पाते थे, वे ही समाचार खूब मिर्च मसाले के साथ योर वॉइस में विशेष स्थान पाते थे। कुल मिलाकर घटिया होने के बावजूद योर वॉइस पैसा कमा रहा था और भोजवानी और दीनानाथ पूरी तरह संतुष्ट थे। दीनानाथ ने अपनी ओर आते अजय को देखा तो उसका माथा ठनका। वह समझ नहीं सका कि अजय उससे क्या चाहता था, मगर उसने अपने चेहरे से ऐसा जाहिर नहीं किया कि वह अजय को देख चुका था। अजय सीधा उसकी मेज पर पहुंचकर रुका। क्या हाल है दीनानाथ? उसने पूछा। दीनानाथ ने चौंकने का सफल अभिनय किया। ओह अजय, तुम? वह बोला। इस वक्त यहाँ कैसे? कुछ काम था, अजय मोटे ठिगने को अनदेखा करता हुआ बोला। किससे? दीनानाथ ने लापरवाही से पूछा। तुमसे। इस दफा दीनानाथ को सचमुच चौंक जाना पड़ा। मुझसे? उसने अविश्वास पूर्वक पूछा। क्या काम था? अजय ने मोटे ठिगने की ओर संकेत किया। पहले तुम इन साहब से निपट लो, फिर कहीं एकांत में बैठकर बातें करेंगे, वह बोला। दीनानाथ ने विचार पूर्वक अजय को घूरा, फिर मुस्कुराया। यह चरणदास है, वह बोला। जुगल नामक एक बेहतरीन बॉक्सर का मैनेजर। अब क्योंकि गणपत रास्ते से हट गया है, जुगल जल्दी ही चैंपियन सुखवंत को चैलेंज करने वाला है। यह नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, अजय ने जानबूझकर लापरवाही से कहा, फिर प्रशंसा पूर्वक बोला। मैं तो गणपत का फैन था। यह तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने जुगल को नहीं देखा, मोटा आदमी तीव्र स्वर में प्रतिवाद करता हुआ बोला। गणपत में क्या खास बात थी? सिर्फ यही ना कि उसने अकरम को नॉकआउट कर दिया था, मगर सच्ची बात यह है कि उस फाइट में गणपत की जीत महज एक इत्तेफाक था। यह ठीक है कि मैंने जुगल को नहीं देखा, इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, अजय बोला। लेकिन गणपत अच्छा बॉक्सर नहीं था, यह मैं नहीं मानता। मोटे ठिगने ने अजय को घूरा। उसके चेहरे पर व्याप्त भावों से स्पष्ट था कि अजय की बात उसे बुरी लगी थी। उसने अपने कंधे झटकाए, फिर दीनानाथ की ओर देखा। अच्छा, मैं चलता हूँ, वह बोला। हम बाद में बातें करेंगे, और अजय की उपेक्षा करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गया। दीनानाथ ने गहरी सांस ली। तुम बहुत गलत आदमी हो अजय, वह नापसंदगी भरे लहजे में बोला। मैं चरणदास से किसी जरूरी मसले पर बातें कर रहा था।
मगर तुमने बीच में आकर सब गड़बड़ कर दिया। मैं तुमसे जरूरी बातें करने आया हूँ, अजय बोला। किस सिलसिले में? मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे तुम खरीदना चाह सकते हो। क्या चीज है? इतनी धांसू चीज है कि अखबार के मुख्य पृष्ठ पर छपेगी और उसकी बाई लाइन पर छपा तुम्हारा नाम तुम्हें तुम्हारी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिला देगा। दीनानाथ ने इस ढंग से अजय की ओर देखा, मानो जानना चाहता था कि अजय मजाक तो नहीं कर रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि अजय पूरी तरह गंभीर था, तो बोला, सीधी तरह क्यों नहीं बताते? आखिर ऐसी क्या चीज है? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, फिर एकांत में, जहाँ हम दोनों के अलावा कोई न हो और न ही किसी के आने की उम्मीद हो। मैं इत्मीनान से बातें करना चाहता हूँ। दीनानाथ की निगाहें अजय के चेहरे पर जमी थी। उसने चंद क्षण कुछ सोचा, फिर खड़ा हो गया। आओ, क्लब के पीछे वाले लॉन में बैठते हैं। इस वक्त वहाँ कोई नहीं होगा। अजय ने सर हिलाकर सहमति दे दी। दोनों कार्ड रूम से निकले और क्लब के पीछे लॉन में एक पेड़ के नीचे जा बैठे। अब तुम मुझे सबसे पहले यह बताओ कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ है उसे तुम मुझे ही क्यों बेचना चाहते हो? दीनानाथ ने एकदम सीधा सवाल किया। अगर वो चीज इतनी ही दमदार है तो उसे अपने थंडर में ही क्यों नहीं छपवा देते? अजय पूर्णतः गंभीर बना बैठा था। तुम्हारे सवाल के पहले हिस्से का जवाब यह है कि अपनी उस चीज के मेरी निगाह में और भी कई खरीदार हैं। इस शहर का कोई भी अखबार उसे हंस कर खरीद लेगा। यह महज इत्तेफाक है कि इस सिलसिले में सबसे पहले तुम्ही से मेरी मुलाकात हुई है, अजय ने कहा। फिर बड़े ही अनमने स्वर में पूछा, जहाँ तक उस चीज को थंडर में छपवाने का सवाल है, तुम्हें बताओ उससे मुझे क्या हासिल होगा? दीनानाथ ने असमंजसता पूर्वक उसकी ओर देखा। क्यों, क्या तुम वहां नौकरी नहीं करते? तुम्हें शोहरत नहीं मिलेगी? अजय ने मुंह पिसूर दिया। नौकरी और शोहरत से कुछ नहीं होता आज के जमाने में दीनानाथ, वह तल्ख लहजे में बोला। जिंदगी की गाड़ी को सही ढंग से चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पैसा। दीनानाथ चौंका, फिर हैरानगी से उसे घूरा। तुम पैसे के लिए उस चीज को बेच रहे हो? उसने अविश्वास पूर्वक पूछा। हाँ, मैं नहीं मान सकता। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी गिनती इस शहर के ऐसे रिपोर्टर्स में होती है जिन्हें ईमानदार, निस्वार्थ और अपने काम के प्रति समर्पित कहा जाता है। दीनानाथ ठोस स्वर में बोला। अगर मेरी जानकारी सही है तो तुम्हारे सामने बहुत बार ऐसे मौके आए हैं कि तुम चाहते तो अब तक लाखों बना सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अपनी उन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से आज मुझे खुद अपनी बोली लगानी पड़ रही है। मैं जान सकता हूँ तुम एकाएक पैसे में क्यों दिलचस्पी लेने लगे? जरूर, अजय बेहिचक बोला। मैं शादी करने वाला हूँ और जितनी तनख्वाह मुझे मिलती है उसमें मैं शादी के बाद वैसी ठाटदार जिंदगी नहीं गुजार सकता जैसी कि गुजारनी चाहता हूँ। दीनानाथ ने संदेह पूर्वक उसे घूरा। तुम शादी कर रहे हो? हाँ। क्यों, क्या मैं शादी करने के काबिल नहीं हूँ? लेकिन मैंने तो सुना है तुम्हें खूबसूरत छोकरियों की कोई कमी नहीं है। ठीक सुना है, मगर सारी जिंदगी इसी तरह तो नहीं गुजारी जा सकती। देखो अजय, मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा। दीनानाथ कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला। लेकिन मुझे इस पर जरा भी यकीन नहीं आ रहा है कि तुम पैसे की खातिर कोई ऐसी चीज़ बेचना चाहते हो जो तुम्हारे अपने अखबार के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। यह मेरी बदकिस्मती है, अजय बोला। खैर, कोई बात नहीं, मैं दूसरा कोई दरवाजा खटखटाऊंगा। भगवान के लिए तुम इस बात का किसी से जिक्र मत करना। और खड़ा हो गया। एक पल के लिए दीनानाथ की समझ में नहीं आया कि क्या करे। फिर वह जल्दी से बोला, बैठो, यह तो बताओ आखिर तुम बेचना क्या चाहते हो? अजय ने बैठने का उपकर नहीं किया। अब तुम्हें मेरी बात पर एतबार ही नहीं है तो वक्त जाया करना बेकार है, वह बोला। मैंने सोचा था इस सौदे में मेरे साथ तुम्हारा अपना भी खासा फायदा हो जाएगा, मगर तुम तैयार ही नहीं तो जाने दो। ओफो, बैठो तो सही, दीनानाथ उतावले स्वर में बोला। तुम तो एकदम उठकर भाग दिए। मैं सिर्फ इस शर्त पर बैठ सकता हूँ कि तुम मेरी हर बात को सच समझकर गंभीरता से लोगे। मंजूर है। अजय पुनः बैठ गया। दीनानाथ की आंखों में उत्सुकता मिश्रित लालच के भाव तैर रहे थे। अब बताओ, क्या बेचना चाहते हो? एटम बम, अजय बोला। दीनानाथ ने उसे घूरा। क्या रखते हो? मेरे पास एक ऐसी चीज है
जो बॉक्सिंग रैकेट के लिए एटम बम साबित होगी। अजय पूरी संजीदगी के साथ बोला, इस धंधे की सारी पोल खोलकर इसे भग से उड़ा देगी। दीनानाथ का सारा उत्साह खत्म हो गया प्रतीत हुआ। बॉक्सिंग रैकेट की पोल खोलना कोई कारनामा नहीं है, इसके बारे में हर कोई जानता है। वह लापरवाही से बोला, लेकिन आज तक कोई भी इसके बारे में साबित कुछ नहीं कर सका। अजय ने पैकेट निकालकर उसे सिगरेट ऑफर की। इनकार कर दिए जाने पर उसने अपने होठों में एक सिगरेट दबाई और सुलगाने के बाद बोला, मैं कर सकता हूँ। कैसे? गणपत ने मरने से पहले मुझे कुछ ऐसे कागजात दिए थे जिनमें इस धंधे का सारा कच्चा चिट्ठा मौजूद था। उसकी हिदायत थी कि अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं उन्हें अपने अखबार में छपवा दूं। अजय उसके चेहरे पर निगाहें जमाता हुआ बोला, तुम्हारी राय में क्या वे कागजात इस धंधे का पर्दाफाश करने के लिए काफी नहीं होंगे? दीनानाथ के चेहरे पर गहरी दिलचस्पी के भाव पैदा हो गए। कहाँ हैं वे कागजात? अजय मुस्कुराया। मैंने उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है। वह बोला, पिछली रात किसी ने मेरे फ्लैट में सेंध लगाकर उनकी एक कॉपी चुरा ली थी, मगर गणपत को उम्मीद थी कि ऐसा कुछ किया जा सकता था, इसलिए उसने कागजातों के 2 सेट तैयार किए थे। दूसरा सेट अभी भी मेरे पास मौजूद है। दीनानाथ ने भौहें चढ़ाकर उसे घूरा। क्या मैं एक निगाह उन्हें देख सकता हूँ? अजय ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। नहीं। वह सिगरेट का गहरा कश लेकर धुएं का गुबार छोड़ता हुआ बोला, हाँ, मैं तुम्हें उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया जरूर दे सकता हूँ। वह तनिक रुका, फिर बोला, सुनो, जब इस धंधे के दादा लोगों को दिखाई दिया कि गणपत में नंबर 1 पोजीशन पर आने की काबिलियत थी, उन्होंने उसके पहले मैनेजर ज्ञानचंद को नाकाबिल करार देते हुए हटा दिया और जय किशन को कलकत्ता से बुलाकर उसका मैनेजर बना दिया। हकीकत में जय किशन बम्बई के विक्रम राव भोसले का आदमी था और भोसले इस धंधे की चौकड़ी के 4 दादाओं में से एक है। अकरम से मुकाबला होने से पहले गणपत को हिदायत दी गई थी कि वह हार जाए, क्योंकि अकरम की जीत पर दादा लोगों ने मोटी रकम के दाव लगाए हुए थे। लेकिन गणपत ने मौके का फायदा उठाया। उसे चैंपियन बनने के आसार नजर आए और उसने डबल क्रॉस कर दिया। फिर 1 मिनट, दीनानाथ ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए टोका, तुम उन कागजात की क्या कीमत मांग रहे हो? उसके स्वर में आतुरता का गहन पुट पाकर अजय समझ गया कि तीर सही निशाने पर जा लगा था। दीनानाथ उसके फेंके गए चारे को निगल कर कांटे में फंस चुका था। मैं तुम्हें माल की बानगी दिखा चुका हूँ, वह बोला, अब तुम कीमत लगाओ। अगर मुझे कीमत मुनासिब नजर आएगी तो मैं बेच दूंगा, वरना इनकार कर दूंगा। यह क्या बात हुई? मगर एक बात ध्यान रखना दीनानाथ, अजय उसके हस्तक्षेप को नजरअंदाज करता हुआ बोला, कीमत मोटी होनी चाहिए ताकि इनकार करने की नौबत न आए और मुझे किसी दूसरे ग्राहक को ढूंढने की जरूरत न पड़े। दीनानाथ देर तक खामोश बैठा सोचता रहा। अंत में बोला, ठीक है, मैं अपने एडिटर से बातें करके जल्दी ही तुम्हें बता दूंगा। कितनी जल्दी? आज ही रात में। मैं इंतजार करूंगा। जब तक मैं तुम्हें जवाब न दे दूं, इस बारे में किसी से बातें भी मत करना। अजय ने राहत की गहरी सांस ली। नहीं करूंगा। फुल मून बार कम रेस्टोरेंट के ऑफिस में अपने डेस्क के पीछे बैठा जगमोहन संतुष्टि पूर्वक सिगरेट के छोटे छोटे कश ले रहा था। श्रीकांत के माध्यम से वह जान चुका था कि लीना सकुशल बंबई पहुंच गई थी और उसे ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। जगमोहन निश्चिंत हो गया। अब कोई लीना तक नहीं पहुंच सकता था। वह सोच रहा था, लीना की जगह उसी के जैसे हंगामा खेत छोकरी कहाँ तलाश की जाए। हालांकि वह उन लोगों को मैसेज भिजवा चुका था जो उसे शो गर्ल सप्लाई करते थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि आसानी से लीना जैसी दूसरी कोई लड़की मिल जाएगी। सहसा आहट पाकर उसने स्टेज के पिछली तरफ लोहे की सीढ़ियों की ओर खुलने वाले दरवाजे पर निगाह डाली। दीनानाथ ऑफिस के भीतरी कमरे में आने के बाद दरवाजा बंद कर रहा था। जगमोहन के माथे पर बल पड़ गए। तुम? वह गुर्राया। मैंने तुम्हें दस्तक देते नहीं सुना। दीनानाथ डेस्क के पास आ खड़ा हुआ। मैंने दस्तक नहीं दी थी, वह बोला। क्यों? दीनानाथ ने जवाब नहीं दिया। आइंदा ध्यान रखना, जगमोहन सर्द स्वर में बोला। तुम्हें वो जमाना याद है जब तुम महज एक रेस्लर थे और मुझसे बातें करने के लिए तरसा करते थे? दीनानाथ तिल मिलाए स्वर में बोला।
अगर मैंने कभी 2 मिनट का समय भी दे दिया तो तुम धन्य हो जाते थे। देखो दीनानाथ, जगमोहन का स्वर एकदम नम्र हो गया। अब वो जमाना नहीं रहा। इन दिनों हम दोनों एक ही आदमी से पैसा लेते थे, यानी हमारा बॉस एक ही था। अब तुम मुझसे पैसा लेते हो। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। एक मायने में मैं अब तुम्हारा बॉस हूँ। तुमसे अदब और तमीज की अपेक्षा करना मेरा हक बनता है और मेरे साथ इस ढंग से पेश आना तुम्हारा फर्ज है। इस तरह मुंह उठाए मेरे ऑफिस में घुसे चले आने का तुम्हें कोई हक नहीं है। यहाँ के दूसरे मुलाजिमों की तरह तुम्हें पहली बात तो बगैर बुलाए आना नहीं चाहिए, और अगर किसी वजह से आना भी पड़ता है तो पहले दस्तक देना याद रखना चाहिए। दीनानाथ ने प्रतिवाद करना चाहा, फिर कुछ सोचकर जब्त कर गया। सॉरी, वह बोला, आइंदा ये तमाम बातें याद रखूंगा। बेहतर तो यही होगा कि तुम यहाँ आया ही ना करो। तुम पूरी तरह बदनाम हो चुके हो। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ आते देख लिया तो बेकार झंझट खड़ा हो जाएगा। वैसे अब तुम्हारी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तुमसे अच्छा स्पोर्ट्स राइटर मिल गया है। फिर भी अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो फ़ोन का इस्तेमाल करना सीखो। जो कुछ मैं कहने आया हूँ उसे सुनकर तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। अगर मैं फ़ोन पर बताता तो यकीनन ईयरपीस पिघलकर तुम्हारे कानों में टपकने लगनी थी। दीनानाथ बोला। जगमोहन के चेहरे पर व्याप्त नाखुशी की भावों की परवाह न करते हुए उसने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। तुम जानते हो, गणपत ने बॉक्सिंग के धंधे का कच्चा चिट्ठा लिखकर किसी को सौंप दिया था। जगमोहन के चेहरे पर नाखुशी के भाव गहरे हो गए। गणपत ने जो कुछ लिखा था उसकी अब कोई कीमत नहीं है। गणपत मर गया, उसके साथ ही उसका लिखा वो कच्चा चिट्ठा भी खत्म हुआ। अगर ऐसी बात है तो मेरा यहाँ आना बेकार रहा। जो कुछ मैं बताना चाहता हूँ उसमें तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। क्या बताना चाहते हो? जगमोहन गुर्राया। एक आदमी मुझे गणपत के उन कागजात की कॉपियां बेचना चाहता है जो गणपत ने मरने से पहले उसे सौंपे थे। उन कागजात का एक सेट पिछली रात उसके घर से चुरा लिया गया था, लेकिन दूसरा सेट उसके पास अभी भी मौजूद है। कौन है वह आदमी? थंडर का रिपोर्टर अजय। जगमोहन ने मनी मन मोटी गाली दी। उससे कब मिले थे तुम? करीब आधा घंटा पहले प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब में। मैं चरणदास से जुगल के बारे में उस नए सेट की बातें कर रहा था जो हमने तय किया था। तभी अजय वहां आया और चरणदास के चले जाने के बाद मुझे उन कागजातों के बारे में बताया। वह ब्लफ मार रहा होगा। मैं नहीं मानता। सबूत के तौर पर उसने मुझे थोड़ा सा बताया था कि उन कागजातों में क्या था। उसकी वे बातें डायनामाइट से कम नहीं थी। उनकी जानकारी सिर्फ उसी को हो सकती है जिसके पास वैसे कागजात हों। वह कितनी रकम चाहता है? दीनानाथ ने उसके विचारपूर्ण चेहरे पर निगाहें जमाई। उसने कहा है, मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा रकम ऑफर करूं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उसके पास एक से ज़्यादा कॉपियां नहीं हैं? कोई नहीं। हो सकता है वह एक कॉपी हमें दे और दूसरी अपने अखबार में छपवा दे। बिल्कुल हो सकता है। फिर यह रिस्क तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। जगमोहन बोला। तुमने कब तक जवाब देना है उसे? आज रात तक। मैंने उससे कहा था कि अपने एडिटर से बातें करूंगा। जगमोहन ने सहमति सूचक सर हिला दिया। ठीक है, वह विचारपूर्वक बोला। तुम उसे तब तक टालो जब तक कि हम उससे निपटने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते। दीनानाथ ने पुनः प्रतिवाद करना चाहा, फिर अपना इरादा बदल दिया। अगर तुम अजय के खिलाफ कुछ करने के बारे में सोचना चाहो तो खुद ही करना। मैं इस बखेड़े में नहीं पड़ूंगा। वह बोला। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह किसी की धमकी या जोर जबरदस्ती में हरगिज भी नहीं आने वाला। अब से पहले भी बहुतों ने उसे मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उन्हें ऐसी जगह ले जाकर मारा कि वे पानी तक नहीं मांग सके। एक बार अगर वह किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसका बंटाधार करके ही चैन से बैठता है। फिक्र मत करो, हम तुम्हें उसके खिलाफ लड़ने नहीं भेजेंगे। जगमोहन हिकारत भरे लहजे में बोला। तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? क्लब जाकर चरणदास से बातें करूँगा। नहीं, तुम सीधे अपने घर जाकर मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो। तुम जा सकते हो। दीनानाथ ने खींच भरी निगाहों से उसे घूरा, फिर खड़ा हुआ और पांव पटकता हुआ बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनाई देते ही जगमोहन के मुंह से गालियों का पंप फट पड़ा।
वह उछलकर अपनी कुर्सी से उठा और क्रोध मिश्रित व्याकुलता पूर्वक ऑफिस में चहलकदमी करने लगा। उसे गणपत के उन कागजात को हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसने श्रीकांत को बता दिया था कि मिशन पूरी कामयाबी के साथ पूरा हो चुका था, कहीं कोई चूक बाकी नहीं रही थी और श्रीकांत ने यही गलत सूचना आगे अपने शेष तीनों साथियों को पास कर दी थी। लेकिन अब यह पता चलने कि अजय के पास उन कागजात की कॉपियां थी, सारा मामला चौपट कर दिया था। अगर वे कॉपियां हासिल नहीं की गई तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के रैकेट से संबंधित सभी लोगों का पुलंदा बन जाएगा। अचानक जगमोहन के समस्त शरीर से भय की सर्द लहर गुजर गई। वह ठिठक गया। उसे जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वह उसे अंजाम देने में नाकामयाब साबित हो चुका था और नाकामयाबी की सीधी सजा थी मौत, जिसका सबूत जय किशन था। गणपत अक्रम की फाइट में अगर वह गणपत को डबल क्रॉस करने से रोक लेता तो इस वक्त उसने जिंदा होना था। जगमोहन किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा शून्य भाव से दीवार को ताकने लगा। क्या उसका भी यही अंजाम होगा? नहीं, वह ऐसा नहीं होने देगा। वह वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा, कांपते हाथों से सिगरेट निकालकर जलाई और स्वयं पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब वह संयत हो गया तो उसने इस नई स्थिति पर सोचना शुरू किया। एक एक करके 4 सिगरेट फूंकने के बाद आखिर उसे सूझ ही गया कि क्या करना ठीक रहेगा। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक बटन दबाया। दूसरी ओर से जवाब मिलते ही गुर्राकर बोला, सुलेमान, फौरन मेरे पास आओ, और रिसीवर वापस रख दिया। जगमोहन ने बेचैनी से पहलू बदला। वह जानता था मौजूदा हालात में श्रीकांत को स्थिति से अवगत कराना ही उचित था, लेकिन ऐसा करने का सीधा सा मतलब था अपनी भयानक गलती को स्वीकार करना, जो कि उसके अपने लिए बेहद खतरनाक था। जगमोहन को ऐसा न करने में ही अपनी कुशलता दिखाई दी। समस्या का सीधा सा हल था अजय से उन कागजात की कॉपी या कॉपियां हासिल करना। अगर उसके पास एक ही कॉपी थी तो उसे खरीदना बेहतर था, और अगर अजय के पास एक से ज़्यादा कॉपियां थी और वह डबल क्रॉस करने की योजना बना रहा था, उस सूरत में उन्हें दूसरे ढंग से हासिल करना होगा। लेकिन कॉपी या कॉपियां उससे हर हालत में वापस लेनी निहायत ज़रूरी थी। चंद क्षणोपरांत दरवाजे पर दस्तक दी गई। फिर सुलेमान भीतर दाखिल हुआ। उसका चेहरा भावहीन था। यस बॉस, वह बोला। जगमोहन ने कुर्सी की पुष्ट से पीठ सटा ली और सिर से पांव तक उसे घूरा। सुलेमान, वह बोला, नरेन मुखर्जी ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो मुझे बताया गया था कि तुम बहुत ही सख्त किस्म के आदमी और हर तरह से अड़ंगे से निपटने में माहिर हो। अगर तुम्हें मौका दिया जाए तो क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? सुलेमान ने अपने भारी कंधे झटकाए। आप जो कराना चाहते हैं मुझे बता दीजिए। तुमने अजय का नाम सुना है? जगमोहन ने पूछा। सुलेमान ने सर हिलाकर इनकार कर दिया। नहीं। उसने पूछा, कौन है वह? थंडर नामक अखबार का एक रिपोर्टर। रिपोर्टर? सुलेमान उपहास पूर्वक बोला। कलकत्ता में मैं रिपोर्टरों को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया करता था। जगमोहन ने उसे घूरा। लेकिन इसे फुटबॉल की जगह इस्तेमाल करने में तुम्हारा पैर टूट सकता है, और बड़ी बात नहीं कि टांग भी उखड़ जाए। मेरी टांग उखाड़ने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ है बॉस, सुलेमान हिंसक स्वर में बोला। मैं लोगों की टांगें उखाड़कर उनके कंधों पर लाद दिया करता हूँ। जगमोहन ने पुनः विचारपूर्वक उसे घूरा। मैं तुम्हारे इस दावे की सच्चाई देखना चाहता हूँ, वह बोला। अजय के पास कोई चीज़ है जो हम उससे खरीदना चाहते हैं। वह उसे बेचने के लिए तैयार भी है। तुम्हारा काम यह देखना है कि सौदा ठीक ढंग से निपट जाए। यानी आप उसे चीज़ की कीमत चुकाएंगे? हाँ। क्यों बेकार पैसा खर्च करते हैं? मैं उससे मुफ्त में ही आपको वो चीज़ ला दूंगा। सिर्फ 1 ही मिनट लगेगा, सुलेमान ने कहा और अपने भारी हाथ इस ढंग से उसकी ओर फैलाए मानो किसी अदृश्य व्यक्ति का गला घोटना चाहता था। नहीं, इसका मतलब होगा पुलिस का दखल, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते, जगमोहन ठोस स्वर में बोला। और सुनो, तुम्हारा काम सिर्फ आदेश पालन करना है, मुझे सलाह देना नहीं। मेरा यह मतलब नहीं था बॉस। तुम्हारा मतलब चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम वही करोगे जो तुम्हें करने के लिए कहा जाएगा। ओके, यू आर द बॉस। तुम्हें यही बात याद रखनी चाहिए। सुलेमान ने खामोशी के साथ सर हिलाकर हामी भर दी। उसने अपनी गर्दन झुका ली
ताकि उसकी आंखों में सुलगती नफरत की आग को जगमोहन न देख सके। तुम योर वॉइस वाले दीनानाथ को जानते हो? जगमोहन ने पूछा। यस बॉस। वह रकम लेकर अजय के पास जाएगा। तुमने उसके साथ जाना है। तुम्हारा काम यह देखना होगा कि अजय रकम के बदले वो चीज़ दीनानाथ को दे दे और कोई चालाकी करने की कोशिश ना करे। यस बॉस। अब तुम जाओ और मेरी कॉल का इंतज़ार करो। सुलेमान बाहर निकल गया। जगमोहन ने रिसीवर उठाया और दीनानाथ के घर का नंबर डायल करने लगा। दीनानाथ से मिलने के बाद अजय वापस अपने ऑफिस लौटा और देर तक बैठा अपना डेस्क वर्क निपटाता रहा। इस बीच एक बार नीलम उसके केबिन में आई और उसे सचमुच व्यस्त पाकर वह वापस लौट गई थी। फिर लगभग 7 बजे ट्रेनी रिपोर्टर विमल ने फोन द्वारा सूचित किया कि फुल मून बार कम रेस्टोरेंट की शो गर्ल लीना विक्टर का कोई पता नहीं लग सका, सिवाय इसके कि पिछली शाम अपने फ्लैट से रेस्टोरेंट जाने के बाद वह अभी तक वापस नहीं लौटी थी। उसकी मकान मालकिन का कहना था कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लीना ने अगर रात में अपने फ्लैट पर नहीं लौटना होता था तो वह हमेशा फ़ोन द्वारा उसे सूचित कर दिया करती थी, मगर इस दफ़ा लीना ने उसे सूचित नहीं किया। अजय ने विमल से कह दिया कि वह लीना की तलाश जारी रखे और पुनः अपने काम में व्यस्त हो गया। काम खत्म करने के बाद जब वह ऑफिस से निकला 8 बज चुके थे। लगभग 8:30 बजे वह पार्क स्ट्रीट पर स्थित उस बहुमंजिला इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुआ जिसके चौथे खंड पर उसका फ्लैट था। मोटरसाइकिल पार्क करके वह लिफ्ट द्वारा 4th फ्लोर पर पहुंचा। उसने जेब से चाबी निकालकर अपने दरवाजे के की होल में फंसाकर घुमाई, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे बुरी तरह चौंक जाना पड़ा। ड्राइंग रूम के अनुरूप सजे कमरे में रोशनी थी और ठीक सामने लंबे सोफे पर दीनानाथ बैठा था। उसकी अप्रत्याशित मौजूदगी से जाहिर था कि अजय द्वारा उसे दे दी गई गोली ने अपना पूरा असर दिखाया था, लेकिन अजय को उसका यूं चोरों की तरह अपने फ्लैट में दाखिल होना अच्छा नहीं लगा। अजय शुभ भाव से भीतर दाखिल हुआ। फिर इससे पहले कि वह दीनानाथ के इस ढंग से मुलाकात करके आने पर आपत्ति प्रकट करता, एक कठोर वस्तु उसकी पीठ में आ पड़ी। जाहिर था कि आड़ में कोई और भी खड़ा था। उस कोई और भी ने दरवाजा बंद करके चेतावनी दी, खबरदार कोई चालाकी मत करना, हम तुमसे सिर्फ मिलने आए हैं। अजय चुपचाप खड़ा रहा। एक भारी हाथ ने उसकी तमाम जेबें थपथपाई। फिर उसने अपनी पीठ पर कठोर वस्तु की गड़न खत्म हो गई महसूस की और फिर अगले ही क्षण एक ठिगना और लगभग अपने कद जितना ही चौड़ा एक गंजा आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में थमी 38 बोर की रिवॉल्वर का रुख सीधा अजय की छाती की ओर था। मिलने आने का बहुत बढ़िया ढंग है, अजय उसे घूरता हुआ बोला। तुम्हारे हाथ में यह शायद तुम्हारा विजिटिंग कार्ड है। ठिगना यानी सुलेमान मुस्कुराया, लेकिन उसकी वो मुस्कुराहट सिर्फ होठों तक ही सीमित रही। तुम्हारे बड़े चर्चे सुने हैं, इसलिए तुम्हारी खातिर एहतियात बरतना ही मुनासिब समझा। मेरी खातिर? हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी टांगे उखाड़कर मुझे तुम्हारे कंधों पर लादनी पड़े। अजय उसकी ओर ध्यान न देकर दीनानाथ से मुखातिब हुआ। मैं तुम्हारी इस हरकत की वजह जान सकता हूँ? उसने पूछा। क्या तुम नहीं जानते कि किसी के घर में सेंध लगाकर घुसना कानूनन जुर्म है? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। पुलिस को क्यों बीच में लाते हो? दीनानाथ आहत स्वर में बोला। मैं तुम्हारी ऑफर के बारे में तुमसे धंधे की बातें करने आया हूँ। मेरा एडिटर कागजात खरीदने के लिए तैयार है। फिर उसने ठिगने की ओर देखा। तुम अलग हट जाओ सुलेमान। सुलेमान पीछे हटा और सोफे के बगल में आ खड़ा हुआ। रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थी, अलबत्ता अब उसका रुख अजय की ओर नहीं था। तो तुम्हारा एडिटर खरीदने के लिए तैयार है, अजय गुर्राकर बोला। लेकिन यह तुम्हारे साथ क्यों आया है? कौन है यह गुलाम? क्या कहा? सुलेमान गुर्राया। गुलाम, अजय बोला। तुम दूसरे लोगों के हुक्म बजाने वाले गुलाम ही तो हो। सुलेमान ने मोटी गाली दी और अजय की ओर बढ़ा। नहीं सुलेमान, दीनानाथ ने कहा और जल्दी से उठकर उसे बाहां पकड़कर रोक लिया। फिर वह अजय से बोला, इस किस्म की बातें करके क्यों मूड ऑफ करते हो अजय? सुलेमान सिर्फ इसलिए आया है ताकि हमारे सौदे का एक गवाह भी मौजूद रहे। मेरा ख्याल था कि बाहर खुलकर बातें नहीं की जा सकेंगी, इसलिए हमने यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करना मुनासिब समझा।
अजय ने उसे घूरा, फिर जेब से प्लेयर्स गोल्ड लीफ का पैकेट निकालकर एक सिगरेट जला ली। तुम्हारी इस हरकत और इस गुलाम की मौजूदगी ने सचमुच मेरा मूड ऑफ कर दिया है, वह तलख लहजे में बोला। अगर तुम वाकई धंधे की बातें करना चाहते हो तो मैं पहले एक तगड़ा ड्रिंक लेना चाहूँगा। दीनानाथ ने संदेहपूर्वक उसकी ओर देखा। सॉरी, मैं तुम्हें इस कमरे से जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो फिर तुम खुद ही तकलीफ करो, अजय लापरवाही से बोला। बगल वाले कमरे में फ्रिज से बोतल निकालो, आधे से ज़्यादा गिलास नीट विस्की से भरो और उसमें पूरा एक नींबू निचोड़ कर ले आओ। दीनानाथ बेमन से उठा और बगल वाले कमरे में चला गया। अजय लापरवाही से सिगरेट फूंकता रहा। सुलेमान सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। उसका रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे लटका हुआ था। दीनानाथ अजय के कथनानुसार नींबू का रस मिश्रित तगड़ा ड्रिंक लेकर वापस लौटा। गिलास अजय को थमाकर वह पुनः सोफे पर बैठ गया। शुक्रिया, अजय छोटा सा सिप लेकर बोला। अब तुम धंधे की बात कर सकते हो, और सोफे के पास आ गया। हम तुम्हें उन कागजात के बदले मोटी रकम दे सकते हैं, दीनानाथ बोला, लेकिन उससे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि तुम्हारे पास उनकी सिर्फ वही कॉपी है जो तुम हमें दोगे। मेरे लिए भी कुछ जानना जरूरी है, अजय बोला। क्या? दीनानाथ ने पूछा। अजय ने सुलेमान की ओर इशारा करके पूछा, क्या यह वही आदमी है जिसने पिछली रात मेरे घर में सेंध लगाकर कागजात चुराए थे? इससे पहले कि दीनानाथ जवाब देता, सुलेमान गुर्राकर उससे बोला, हम यहाँ बातें करने नहीं आए हैं। तुमने जो कुछ इससे लेना है और यहाँ से चल दो, वरना मैं जरूर इसकी टांगें उखाड़ दूंगा। अजय मुस्कुराया। उसे समझते देर नहीं लगा कि कागजात चुराने वाला सुलेमान ही था। रिवॉल्वर से टांगें उखाड़ी नहीं जा सकती, हाँ उनमें सुराग जरूर किए जा सकते हैं, वह बोला। और सुनो, तुम्हारी बार बार की धौंस ने सारा किस्सा खत्म कर दिया है। मैं आदमियों से सौदा करता हूँ, किसी जानवर से नहीं। अब मैं कागजात नहीं बेचूंगा। सुलेमान होठ चबाकर रह गया। तुम बड़ी भारी गलती कर रहे हो अजय, दीनानाथ बोला। हम यहाँ कागजात लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करो। अजय ने अपनी सिगरेट ऐश ट्रे में कुचल दी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह गिलास में भी विस्की को लापरवाही से हिला रहा था। अचानक बिल्कुल अप्रत्याशित ढंग से उसने गिलास में भरी विस्की सुलेमान के चेहरे पर फेंक दी। नींबू का रस मिश्रित विस्की सुलेमान की आंखों में जा घुसी। आंखों में तेज जलन और बौखलाहट के कारण रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई। उसके दोनों हाथ अपनी आंखों पर आ जमे। अजय फुर्ती से आगे लपका और रिवॉल्वर में ठोकर मार दी। वो टीवी सेट के शो केस के नीचे जा घुसी। जोर जोर से आंखें मलते सुलेमान के मुंह से गालियों का बम फट रहा था। अजय ने उसके पेट में भरपूर ठोकर जमा दी। सुलेमान की गालियों में ब्रेक लग गया। जोर से मिची आंखों से हटकर उसके हाथ अपने पेट पर आ जमे और वह पीड़ा से होठ काटता हुआ दोहरा हो गया। अजय ने गिलास फेंककर दोनों हाथों को एक जगह मिलाया और एक भारी 2 हथौड़ उसकी मोटी गर्दन पर जमा दिया। सुलेमान औंधे मुंह कालीन पर ढेर हो गया। अजय ने ताबड़तोड़ 4-5 ठोकरें और उसकी पसलियों में जमाई। हर ठोकर के साथ सुलेमान के मुंह से बस कराह निकलती रही। अब तुम अपने बाप का नाम बताओ जिसने तुम्हें भेजा था, अजय हाँफता हुआ बोला, वरना मैं सचमुच तुम्हारी टांगें उखाड़ कर कंधों पर लाद दूंगा। तेजी से घूम गए घटना चक्र से हक्का पक्का सोफे के कोने में सिमटा बैठा दीनानाथ अपने होठों पर जुबान फिराता हुआ बोला, यकीन करो अजय, मेरे पेपर ने ही हमें भेजा था। सुलेमान सिर्फ इसलिए भेजा गया था क्योंकि मेरे पास नगद रकम है। यह रकम की हिफाजत के लिए मेरे साथ आया था और उसने अपनी जेब से 100 रुपए के नोटों की 2 गड्डियां बाहर निकाली। देखो तो पूरे 20,000 है। अजय ने उसकी ओर ध्यान न देकर सुलेमान के गंजे सर पर ठोकर जमाई। किसने भेजा था तुम्हें? सुलेमान जवाब में सिर्फ कहा कर रह गया। दीनानाथ ने नीचे पड़े असहाय सुलेमान को आतंकित भाव से देखा, फिर पीड़ित स्वर में बोला, तुम पागल हो गए हो अजय, तुम नहीं जानते कि क्या कर रहे हो। अजय सुलेमान के पास से हटकर दीनानाथ के सामने खड़ा हो गया। अगर तुम अपनी दुर्गति नहीं कराना चाहते हो तो सच सच बताओ, यह रकम तुम्हें किसने दी थी? उसने पैने स्वर में पूछा। दीनानाथ का चेहरा फक पड़ गया। मैंने बताया तो है, वह फंसी सी आवाज में बोला। मेरा योर वॉइस तुमसे गणपत की कागजात खरीदना चाहता है, इसलिए मुझे 20,000 रुपये दिए गए थे।
झूठ मत बोलो दीनानाथ, अजय गुर्राया। तुम्हारा फटीचर अखबार किसी भी चीज की इतनी ज्यादा कीमत नहीं दे सकता। उसने सिर्फ निगाहों से उसे घूरा। बताओ किसने भेजा था तुम्हें? दीनानाथ प्रतिवाद करना चाहता था, फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने कनखियों से सुलेमान की ओर देखा, जो धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था। अजय ने अपना सवाल दोहराने के लिए मुंह खोला ही था, अचानक डोर बेल की आवाज फ्लैट में गूंज गई। अजय बुरा सा मुंह बनाता हुआ पलटा और दरवाजा खोल दिया। आगंतुक पर निगाह पड़ते ही उसे पूरी तरह चौंक जाना पड़ा। वह पुलिस इंस्पेक्टर रविशंकर था। इस तरह आंखें फाड़ी क्या देख रहे हो? रविशंकर बोला। एक तरफ हटो। अजय अनिच्छापूर्वक अलग हट गया। उसने पहली बार नोट किया कि रविशंकर अपनी वर्दी नहीं पहने होकर सादा लिबास में था। रविशंकर भीतर कदम रखते ही ठिठक गया। उसने फर्श पर बैठे पीड़ित चेहरे वाले सुलेमान को घूरा, फिर सोफे पर आतंकित दीनानाथ की ओर देखा और फिर उसकी प्रश्नात्मक निगाहें अजय पर जम गई। ये लोग बस जाने ही वाले थे, अजय हिचकिचाता सा बोला। रविशंकर ने दीनानाथ को घूरा। तुम्हें पहले भी देखा है, वह बोला। तुम योर वॉइस के दीनानाथ हो? दीनानाथ ने धीरे से सर हिलाकर हामी भरी। हाँ, वह फंसी सी आवाज में बोला। उसने व्याकुलता पूर्वक सुलेमान की ओर देखा। हम लोग बस जाने ही वाले थे। वह सोफे से उठा, सुलेमान की बाह पकड़कर उसे उठाया और फिर उसे धकेलता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। अजय ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। रविशंकर एक सोफा पर बैठ गया। उसकी निगाहें बारीकी से कमरे का निरीक्षण करने लगी। अंत में उसने संदेह पूर्वक अजय को देखा। गीली दीवार, विस्की की बू और कुर्सी पर पड़ा खाली गिलास। उसने पूछा, यह सब क्या है अजय? अजय ने गहरी सांस ली। एक चीज और भी है, वह बोला। क्या? अजय ने टीवी सेट के शोकेस के नीचे पड़ी रिवॉल्वर नाल की ओर से पकड़कर बाहर निकाली। यह उस गैंडे की थी, वह बोला। लेकिन वह था कौन? अजय रिवॉल्वर टीवी के ऊपर रखकर रविशंकर के सामने दूसरी सोफा चेयर पर बैठ गया। यह तुम्हारी ऑफिशियल विजिट है? उसने पूछा। नहीं, रविशंकर गहरी सांस लेता हुआ बोला। अनऑफिशियल। अजय ने राहत सी महसूस की। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उस गैंडे का नाम सुलेमान है, वह बोला। बकौल दीनानाथ वह उसका बॉडीगार्ड बनकर आया था, क्योंकि दीनानाथ के पास 20,000 रुपये थे। उस रकम से वह योर वॉइस के लिए हमारे पास ऐसे कागजात खरीदने आया था जिनसे बॉक्सिंग रैकेट की सारी पोल खोली जा सकती थी। रविशंकर के चेहरे पर अविश्वासपूर्ण भाव उत्पन्न हो गए। उस 2 कौड़ी की घटिया अखबार के लिए 20,000 रुपये खर्चना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। अजय सहमति देता हुआ बोला। मेरा ख्याल है वो स्वयं बॉक्सिंग रैकेट के दादाओं की थी। तुम्हारे पास वाकई ऐसे कागजात हैं जिनसे इस धंधे की पोल खोली जा सकती है? रविशंकर ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। मेरा मतलब सबूतों से है। अजय धूर्तता पूर्वक मुस्कुराया। नहीं, तो फिर तुमने उन लोगों को कैसे यकीन दिला दिया कि तुम्हारे पास ऐसे कागजात थे? असलियत यह है, गणपत नामक बॉक्सर के हल्फिया बयान सहित मेरे पास ऐसे कागजात का सील बंद लिफाफा था तो जरूर, लेकिन पिछली रात मेरे फ्लैट में किसी ने सेंध लगाई और उस लिफाफे को चुरा ले गया। अजय ने कहा। आज मैं दीनानाथ से मिला और उसे यकीन दिलाया कि मेरे पास उन कागजातों की कॉपी है। वह तुम्हारे झांसे में आ गया और सीधा उन्हीं लोगों के पास जा पहुंचा। ऐसा ही लगता है। बड़ी जल्दी एक्शन लिया उन्होंने। हाँ, क्योंकि ओरिजिनल कागजात उन्होंने ही चोरी कराए थे। जानते थे कि कागजात डायनामाइट से कम नहीं थे, इसलिए वे इंतजार करने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते थे। लेकिन मैं मानता हूँ कि मुझे भी इस बात की उम्मीद तक नहीं थी कि वे यहाँ इंतजार करते मिलेंगे। रविशंकर आराम कुर्सी में पसर गया। अजीब बात है, जिस रात गणपत मरा उसी रात उसके वे कागजात भी चुरा लिए गए, वह बोला। वाकई अजीब बात है। क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध हो सकता है? अजय पुनः मुस्कुराया। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम आज मेरे साथ इतने प्यार से क्यों पेश आ रहे हो। क्या मेरे बारे में तुम्हारा नजरिया बदल गया है? नहीं। फिर? रविशंकर मुस्कुराया। बिना वजह किसी पर बिगड़ना मेरी आदत नहीं है। जब तुम जानबूझकर खुरापात करते हो या जबरन उस मामले में टांग अड़ाते हो जिसमें कि नहीं अड़ानी चाहिए, या फिर तुम खुद को जरूरत से ज्यादा होशियार
और मुझे तथा मेरे महकमे को बेवकूफ़ साबित करने की कोशिश करते हो, तभी मुझे तुम पर गुस्सा आता है। वह गौर से अजय को देखता हुआ बोला, हालांकि मैं बता चुका हूँ, यह मेरी अनऑफिशियल विजिट है, लेकिन मैं जानता हूँ आज सुबह मोर्ग में हल्दीराम की लाश देखने के लिए तुमने मेरा नाम इस्तेमाल किया था। मैं यह भी जानता हूँ कि उसी के बराबर में मौजूद जय किशन की लाश की ओर तुमने आंख उठाकर भी नहीं देखा, जबकि दोनों की लाशें एक ही दुर्घटनाग्रस्त कार से बरामद हुई थी। लगता है तुम अपना होमवर्क पूरा करने के बाद ही यहाँ आए हो रवि। क्या तुम हल्दीराम को जानते थे? रविशंकर ने पूछा। अजय ने एक पल सोचा, फिर उसी ढंग से पेश आने का फैसला कर लिया जैसे कि रविशंकर उसके साथ पेश आ रहा था। मैं जिंदगी में सिर्फ एक ही बार उससे मिला था। पिछली रात फुल मून रेस्तरां में स्टेज के पीछे एक गलियारे में वह लोहे की सीढ़ियों के नीचे खून के तालाब में पड़ा था। उसका सर फटा हुआ था और गर्दन टूटी हुई थी। रविशंकर ने उसे घूरा। सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। रविशंकर के चेहरे पर पल भर के लिए खींच भरे भाव पैदा हुए, फिर गायब हो गए। तुम्हारी यही आदत मुझे अखरती है, वह स्वयं को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करता हुआ बोला। तुम्हें यह बात पिछली रात ही बता देनी चाहिए थी। अगर तुमने ऐसा किया होता तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाना था। और मुझे भी तुम्हारी यही आदत अखरती है, अजय उसी की नकल करता हुआ बोला। शराफत से सच्चाई बताने पर भी तुम बिगड़ने लगते हो। जहाँ तक पहले बताने का सवाल है, अगर मैं तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता हूँ कि पिछली रात हजारों दर्शकों के सामने रिंग में ही गणपत की हत्या की गई थी, तो क्या तुम्हें यकीन आ जाना था? बेहतर होता कि यह सवाल तुम कोशिश करने के बाद पूछते। तुमने कोशिश क्यों नहीं की? इसलिए कि मैं जानता था तुम्हें या किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं आना था। तुम अब कोशिश करके देख लो। ठीक है, सुनो। अकरम के साथ हुई फाइट में गणपत ने बॉक्सिंग रैकेट के दादाओं को डबल क्रॉस किया था, इसलिए उसे डर था कि वे लोग उसे सजा जरूर देंगे। दादाओं ने अकरम के जीत पर मोटे दाव लगाए थे और गणपत को हिदायत दी गई थी कि वह हार जाए, मगर गणपत चैंपियन बनने का ख्वाहिशमंद था, इसलिए रोज वक्त पर उसने अपना इरादा बदलकर अकरम को नॉकआउट कर दिया। दादाओं से बचे रहने के लिए बतौर इंश्योरेंस उसने इस रैकेट और उससे संबंधित लोगों के बारे में जो कुछ वह जानता था सब लिखकर अपने हल्फिया बयान सहित वे तमाम कागजात एक लिफाफे में सील कर दिए। मैं नहीं जानता कि वे कागजात उसने उन लोगों को दिखाए थे या सिर्फ यही बताया कि वे किसी सुरक्षित स्थान पर रखे थे। इसका फायदा यह हुआ कि उसे चैंपियन के खिताब के लिए मुकाबले का मौका मिल गया। वे कागजात तुम्हारे पास थे? हाँ, यही मेरी कबोर्ड के लॉकर में, अजय बोला। उन कागजात की मेरे पास मौजूदगी के बारे में मेरे और गणपत के अलावा सिर्फ एक लड़की और जानती थी। फुल मून बार कम रेस्टोरेंट की एक शो गर्ल लीना विक्टर। करीब 2 महीने पहले जिस रोज गणपत ने सुखवंत से खिताब के लिए पेपर साइन किए थे, उससे पहली रात रेस्टोरेंट के मैनेजर जगमोहन ने लीना को छुट्टी दे दी थी। लीना का काम उन कागजात का सुराग लगाना था कि वे कहाँ थे। गणपत के आग्रह पर उस रात मैं उससे मिलने गया था। वह नशे में धुत था और उस वक्त उसके फ्लैट में लड़की भी मौजूद थी। गणपत ने अपने उन कागजात के बारे में भी मुझसे बात की थी। या तो लीना ने चोरी से हमारी बातें सुन ली थी, या बाद में उसने गणपत के साथ रात गुजारने के दौरान किसी वक्त उसी के मुंह से उगलवा लिया होगा, या फिर खुद गणपत ने ही डींग मारने के लिए बता दिया होगा। रविशंकर ने विचारपूर्वक उसकी ओर देखा। यह तुम्हारा अनुमान है या तथ्य? तथ्य यह है कि मेरे और गणपत के अलावा कोई और भी उन कागजातों की मेरे पास मौजूदगी के बारे में जानता था। वह कोई ऐसा आदमी था जिसे इस बात की भी जानकारी थी कि गणपत की रिंग में ही मौत होने वाली थी, लेकिन वह आदमी जरा भी फिक्रमंद नहीं था, क्योंकि गणपत की मौत के वक्त उन कागजात को मेरी कबोर्ड से चोरी कराने का पक्का इंतजाम किया जा चुका था। रविशंकर ने सहमति सूचक सर हिलाया। तुम्हारी बात में दम है। कल रात गणपत की मौत और कागजात वाले लिफाफे के चोरी चले जाने का पता लगने के बाद मैं लीना विक्टर से पूछताछ करने फुल मून रेस्तरां गया था। मैंने वेटर द्वारा लीना के पास मैसेज पहुंचाया कि मैं उससे मिलना चाहता था। उसने यह बात जगमोहन को बता दी, और जब मैं स्टेज के पीछे लड़कियों के ड्रेसिंग रूम में पहुंचा, वह गायब हो चुकी थी।
इसका सीधा सा मतलब है कोई मुझे उससे पूछताछ नहीं करने देना चाहता था। रविशंकर ने गौर से उसे देखा। वह लड़की अभी तक भी गायब है इनायत अल्लाह खां साहब? अजय ने चौंकने का अभिनय किया। यह इनायत अल्लाह खां साहब कौन है? रविशंकर मुस्कुराया। कोई नहीं, यह ऐसे खुरापाती आदमी का छद्म नाम है जिसने आज दोपहर बाद पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके सूचना दी थी कि जय किशन और हल्दीराम की मृत्यु कार एक्सीडेंट में नहीं हुई, एक्सीडेंट स्टेज किया गया था और इस मामले पर फुल मून रेस्टोरेंट की शो गर्ल लीना विक्टर रोशनी डाल सकती थी। वह चटकारे ले लेकर कह रहा था, उस वक्त मैं भी पुलिस हेडक्वार्टर में ही था। मुझे इन फोन कॉल की जानकारी दी गई। इस सूचना में बड़ा पूरा दम था, इसलिए फौरन लीना विक्टर की तलाश शुरू कर दी गई, मगर उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। अंत में उसके फ्लैट से उसकी एक फोटो हासिल करके उसकी कॉपियां तैयार कराई गई और सब रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, एयरपोर्ट वगैरह पर उसकी फोटो दिखाकर पूछताछ की जा रही है। मुझे उम्मीद है जल्दी ही उसका सुराग लग जाएगा। वह हंसा। फिर एक बात मेरी सामने आई कि मैं इनायत अल्लाह खां को पहचान गया। अजय ने शंकित निगाहों से उसकी ओर देखा। क्या बात सामने आई? तुम यह क्यों नहीं पूछ रहे हो कि जिसे मैंने पहचाना वह कौन है? कौन है? तुम, यानी थंडर का रिपोर्टर अजय कुमार, रविशंकर ने कहा और अजय को चौंकता देखकर बोला, चौंको मत, बस इतना समझ लो कि डॉक्टर गोयल तुमसे हुई मुलाकात के बारे में मुझे पता चुका है। उसकी बातें सुनने के बाद इनायत अल्लाह खां को पहचानना जरा भी मुश्किल नहीं था। अजय ने कंधे झटकाए। इसका मतलब तुम्हारा मेरे पास आना अनऑफिशियल भले ही हो मगर बेमतलब नहीं है? उसने पूछा। और तुम्हें मुझसे शिकायत भी नहीं है? नहीं, रविशंकर ने स्वीकार किया। अजय ने हैरानी से उसकी ओर देखा। यह अनहोनी कैसे हो रही है? तुमसे शिकायत होने की कोई मुनासिब वजह मुझे दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे, इस मामले में मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है, रविशंकर बोला। यह पहला मौका है कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स रैकेट से संबंधित कई घटनाएं एक साथ हमारे सामने आई हैं। हालांकि इस धंधे के दादाओं के पीछे हम कई सालों से पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कभी कभार अगर उनके खिलाफ कोई गवाह हमें मिला भी तो उसे इतनी सफाई के साथ ठिकाने लगा दिया गया कि उसकी हत्या की जाने का कोई ठोस सबूत तक हमें नहीं मिल सका। अब तुम्हें इस मामले में दिलचस्पी की क्या खास वजह नजर आई है? हल्दीराम और जय किशन के शवों की परीक्षा करने वाले डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है कि हल्दीराम की मृत्यु जय किशन की मृत्यु से काफी देर पहले हो चुकी थी और जय किशन की मृत्यु सर पर किसी कठोर वस्तु के भारी प्रहारों की वजह से हुई थी। घटना स्थल पर हुई दुर्घटनाग्रस्त कार की जांच करने से साफ पता चल गया था कि वे दोनों एक्सीडेंट में नहीं मारे गए, एक्सीडेंट स्टेज किया गया था। उस लड़की लीना का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना और डॉक्टर गोयल से हुई तुम्हारी बातचीत ने इस सारे सिलसिले को नया मोड़ दे दिया है। डॉक्टर गोयल के आग्रह पर गणपत की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने पुनः उसकी लाश का परीक्षण किया तो उसमें नाइट्राइट की भारी मात्रा पाई गई है। वह तनिक रुका, फिर बोला, इसमें कोई शक नहीं, तुम्हारी थ्योरी सही हो सकती है कि गणपत की हत्या की गई थी और इसी ढंग से की गई थी, लेकिन सही होना और उसे साबित करना तो अलग अलग बातें हैं। हमें सबूत चाहिए। गणपत की हत्या की गई है, इसका सबूत उसके शव में नाइट्राइट की भारी मात्रा की मौजूदगी है ही, लेकिन हत्यारा कौन था? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गणपत का हत्यारा जय किशन था। अजय दरबार में बोला। गणपत को नाइट्रोग्लिसरीन वही पिला सकता था। गणपत के साथ साथ जय किशन को भी ठिकाने लगाकर एक तीर से दो शिकार किए गए हैं। जय किशन के मर जाने के बाद अब कोई भी उन लोगों की ओर उंगली नहीं छुआ सकता कि गणपत की हत्या उन्होंने कराई थी। दूसरे, उस धंधे से रिश्ता रखने वाला हर आदमी खुद ब खुद समझ जाएगा कि जय किशन को यह सजा इसलिए दी गई है क्योंकि वह अक्रम से हुई गणपत की फाइट में गणपत को डबल क्रॉस करने से नहीं रोक पाया था। सवाल तो यह है कि इसे साबित कैसे किया जाए और उस धंधे के दादा लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। इसका कोई जवाब अभी मैं नहीं दे सकता, अजय बोला, लेकिन मुझे यकीन है उन लोगों को मैदान में लाने की जो चाल मैंने चली थी वो कामयाब होनी शुरू हो गई है और जल्दी ही वो पूरा रंग लाएगी। दीनानाथ का यहाँ आना इस बात का सबूत है कि वे लोग मेरे झांसे में आ गए हैं और उन्हें पूरा यकीन है
कि गणपत के कागजात की कॉपियों का अस्तित्व है और अभी भी उनका पुलंदा बांधा जा सकता है। अब दीनानाथ वापस जाकर उस आदमी को रिपोर्ट देगा जिसने उसे यहाँ भेजा था कि उसकी और उस गैंडे की यहाँ मौजूदगी के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर रविशंकर भी आ पहुंचा था और उनके छक्के छूट जाएंगे। तब भी यकीनन ऐसा बेवकूफाना कदम उठाएंगे जो निश्चित रूप से उनका बंटाधार कर देगा। तुम जानते हो दीनानाथ को कागजात खरीदने किसने भेजा था? नहीं, अजय विचार पूर्वक बोला, लेकिन मैं अनुमान जरूर लगा सकता हूँ। क्या? हल्दीराम की लाश को मैंने फुल मून रेस्टोरेंट में स्टेज के पीछे गलियारे में पड़ा देखा था, लेकिन उसकी लाश बरामद हुई जय किशन की लाश के साथ एक दुर्घटनाग्रस्त कार से। जिसने भी उसकी लाश को कार में वहां पहुंचाया था उसी ने जय किशन की भी हत्या की थी और मेरे विचार से इस काम को अंजाम देने वाला एक ही आदमी होना चाहिए, रेस्टोरेंट का मैनेजर जगमोहन। जगमोहन यानी श्रीकांत वर्मा का फ्रंटमैन? हाँ, बाय द वे, क्या तुम इस चौकड़ी के चारों ओर चंडालों को जानते हो रवि? तुम्हारा मतलब है श्रीकांत वर्मा, विक्रम राव भोसले, घनश्याम दास और नरेंद्र मुखर्जी? हाँ, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हम कई सालों से इस धंधे के दादाओं के पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए हमने उनके बारे में खासी जानकारी हासिल की हुई है। मुझे मालूम है हल्दीराम दिल्ली में घनश्याम दास का बॉडीगार्ड हुआ करता था। जय किशन भोसले का आदमी था। भोसले ने पूना में विक्रम नामक शानदार होटल भी बनाया हुआ है जहां हर किस्म का बहुत मोटा जुआ होता है। जय किशन पहले उस होटल में ही हुआ करता था, फिर वह कुछ अरसा कलकत्ता में रहा और फिर वह यहाँ आ गया। रविशंकर कहता गया, हम जानते हैं ये चारों बकायदा गैम्बलिंग सिंडिकेट के रूप में हर किस्म की जुए का संचालन पूरे देश में कर रहे हैं, लेकिन इन चारों को एक दूसरे पर एतबार नहीं है, इसलिए सबने एक दूसरे के पास अपना अपना नुमाइंदा छोड़ा हुआ है। बाकी तीनों के बारे में भी तो मैं जानता हूँ, लेकिन नरेंद्र मुखर्जी का नुमाइंदा यहाँ कौन है? उस गैंडे के बारे में क्या ख्याल है? अजय को लगा रविशंकर का अनुमान सही था। ठीक है, वह बोला, उसकी रिवॉल्वर यहाँ पड़ी है और टीवी पर पड़ी रिवॉल्वर की ओर इशारा किया। इस पर उसकी उंगलियों के निशान मिलेंगे। रिवॉल्वर भी अपनी कुछ कहानी जरूर कहेगा। इन दोनों ने उस गेंडे की असलियत पता चलने में देर नहीं लगेगी। इन दोनों से उस गेंडे की असलियत पता चलने में देर नहीं लगेगी। रविशंकर खड़ा हो गया। उसने बड़ी एहतियात के साथ रिवॉल्वर उठाकर रुमाल में लपेटी और अपनी जेब में रख ली। यह सब तो मैं कर लूंगा, वह बोला, लेकिन अब तुम अपने वन मैन गेम को अपने तक ही मत रखना। मुझे हर बात की बराबर जानकारी देते रहना। बदले में क्या मैं भी तुमसे ऐसी अपेक्षा कर सकता हूँ? रविशंकर हिचकिचाया, फिर सर हिलाकर हामी भर दी और बाहर निकल गया। अजय ने राहत की पूरी मील भर लंबी सांस ली। रविशंकर के आगमन से उसकी समस्या खुद ब खुद हल हो गई थी। यह बखेड़ा इतना ज्यादा फैल गया था और ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां वह अकेला इससे नहीं निपट सकता था। इसमें पुलिस का दखल जल्दी हो गया था। उसे घर बैठे मन मांगी मुराद मिल गई थी। इससे भी बड़ी बात थी रविशंकर का उसके प्रति अनअपेक्षित रूप से मृदु एवं सहयोग भावना से परिपूर्ण व्यवहार। वह उत्साहित भाव से उठा और सोफा चेयर पर पड़ा अपना खाली गिलास उठा लिया। इस खुशी को दो बाला करने के लिए ड्रिंक लेना जरूरी था। अपने ऑफिस में डेस्क चेयर पर बैठा जगमोहन सामने खड़े सुलेमान को आग्ने नेत्रों से घूर रहा था। मेरे पास वापस लौटने की बजाय तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था, वह दांत पीसता हुआ बोला। तुम गोश्त के एक चलते फिरते ढेर के अलावा कुछ नहीं हो। तुम सिर्फ कुत्ते की तरह भौंकना जानते हो। तुम्हारी बकवास सुनने की बजाय मुझे जानना चाहिए था कि तुम एकदम नकारा हो। अजय ने तुम्हारी रिवॉल्वर छीन ली और तुम्हें ठोकरे मारकर बाहर फेंक दिया। सुलेमान ने उससे निगाहें मिलाने की नाकाम कोशिश की, फिर अपराधी की तरह गर्दन झुका ली। उसने मेरे चेहरे पर नींबू मिली विस्की फेंक दी थी, वह सफाई देता हुआ बोला। मुझे पूरा वक्त उस पर रिवॉल्वर ताने रहना चाहिए था। उसने कुपित भाव से बगल में खड़े दीनानाथ की ओर इशारा किया। गलती मेरी नहीं, इस बेवकूफ की थी। इसी ने मुझसे कहा था कि रिवॉल्वर हटा लूं ताकि बातें की जा सके। दीनानाथ ने जगमोहन की ओर देखा। मैंने कोई गलती नहीं की, उसने अपने बचाव में दलील दी। तुमने मुझसे कहा था कि मामला शांतिपूर्वक निपटना चाहिए। अब तुम ही बताओ,
क्या किसी पर रिवॉल्वर ताने रहकर शांतिपूर्ण ढंग से मामला निपटाया जा सकता है? इसी से पूछो कि अजय ने कागजात बेचने से क्यों इनकार कर दिया था। इसने उसे धमकी दी थी कि उसकी टांगे उखाड़कर कंधे पर लाद देगा, जबकि मैं तुम्हें पहले ही आगाह कर चुका था कि अजय किसी धमकी या जोर जबरदस्ती से डरने वाला आदमी नहीं है। जगमोहन ने पुनः सुलेमान को घूरा। यह कुछ नहीं कर सकता, वह गुर्राकर बोला। मेरी बात सुनो, दीनानाथ बोला। मैं नहीं समझता कि अजय के पास उन कागजात की कॉपी है। मेरा ख्याल है यह सब उसकी चाल थी, सिर्फ किसी को सामने लाने के लिए। यह ख्याल तुम्हें पहले क्यों नहीं आया था? जगमोहन बम की तरह फटा। उस वक्त क्यों नहीं सूझी थी यह बात जब मैंने तुमसे यही बात कही थी? मैं पूछता हूँ, तुम इसी बेहुदा और बेसिर की बात लेकर मेरे पास आए ही क्यों थे? मैं तुम्हें वो बताने आया था जो अजय ने मुझे बताया था, लेकिन मेरी बात सुनने के बाद अजय से कागजात खरीदने का आइडिया खुद तुम्हारा था। दीनानाथ ने अपने बचाव में तर्क देने के बाद पूछा। अगर कागजात अजय के पास नहीं है तो वह नुकसान भी क्या कर सकता है? वह बहुत कुछ कर सकता है। अगर उसने पता लगा लिया कि कागजात खरीदने के लिए किसने तुम दोनों को भेजा था, और यह पता लगाना मुश्किल नहीं है। वह जानता है कॉपियों का खरीदार वही होगा जिसने असली कागजात चुराए थे। सुन रहे हो बेवकूफो? तुम दोनों काट के उल्लुओं ने उसे यहाँ का रास्ता दिखा दिया है। जगमोहन गुस्से में चीखे जा रहा था। अचानक वह रुका और सुलेमान को घूरा, मानो निगाहों से उसे कत्ल करना चाहता था। तुम एकदम खम्मड़ हो। तुम रिवॉल्वर भी उससे छिनवाए, वो रिवॉल्वर जिसका लाइसेंस मेरे नाम है। अगर वह इंस्पेक्टर का बच्चा वहां नहीं आ गया होता तो मैंने रिवॉल्वर जरूर वापस ले आनी थी। सुलेमान ने प्रतिवाद किया। बको मत, जगमोहन चिल्लाया। मैं पूछता हूँ, वह इंस्पेक्टर वहां कैसे आ पहुंचा, और उसी वक्त क्यों पहुंचा जब तुम वहां मौजूद थे? अजय के पास आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसमें उस पुलिसिये की दिलचस्पी थी? इंस्पेक्टर रविशंकर अजय का दोस्त है, दीनानाथ ने जानकारी दी। जगमोहन ने डेस्क पर घूसा मारा। सत्यानाश, तुम दोनों ने सब चौपट कर दिया। समझ में नहीं आता अब किया क्या जाए। मुझे एक मौका और दो बॉस, सुलेमान बोला। किस लिए? इस दफा सारा हिसाब चुका दूंगा। कैसे? यह मत पूछो, बस मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। तुम्हारा तरीका मैं देख चुका हूँ, वो मेरा नहीं आपका तरीका था। तुम्हारा तरीका क्या है? मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा, सुलेमान सपाट स्वर में बोला। तुम क्या कर सकते हो मैं देख चुका हूँ, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। मेरे विचार से यह ठीक कहता है, दीनानाथ हस्तक्षेप करता हुआ बोला। अगर अजय कागजात के बारे में हमें ब्लफ कर रहा है तो उसे रास्ते से हटा देना ही बेहतर होगा। तुम गुस्सा थूक कर ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो जगमोहन। अगर उसने रविशंकर को बता भी दिया होगा कि कागजात में क्या था, तब भी कागजात न होने की वजह से कुछ भी साबित नहीं किया जा सकेगा। यहाँ तक कि कानून की निगाह में भी अजय द्वारा रविशंकर को बताई गई बात को एविडेंस नहीं बल्कि सिर्फ कही सुनी बात का ही दर्जा दिया जाएगा। जगमोहन अपेक्षाकृत शांत प्रतीत हुआ। और मान लो उसके पास उन कागजात की नकल हुई और उसके मरने के बाद वो बरामद हो गई, तब क्या होगा? उसने पूछा। उस सूरत में भी हालात इससे ज्यादा बुरे नहीं होंगे जितने कि अब हैं, दीनानाथ ने जवाब दिया। जगमोहन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला। मेरे विचार से हमें 24 घंटे इंतजार करना चाहिए। इस बीच अगर थंडर में वो मसाला छप जाता है तो हमें पता लग जाएगा कि उसके पास कागजात की कॉपी है। अगर नहीं छपता है तो ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि वह ब्लफ कर रहा है। अगर वह सचमुच ब्लफ कर रहा है तो आज रात का हिसाब बराबर करने के लिए मैं तुम्हें एक मौका दे दूंगा। लेकिन याद रखो सुलेमान, इस दफ़ा की तुम्हारी चूक तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाएगी। मान लो वह ब्लफ नहीं कर रहा है और कागजात की कॉपी उसके पास है। सुलेमान ने मन ही मन कुड़ते हुए पूछा। जगमोहन ने मुंह बिसूर दिया। उस सूरत में मैं खुद उससे निपटूंगा। करीब 1 घंटे बाद जब दीनानाथ फुल मून रेस्टोरेंट से बाहर निकला, वह बेहद परेशान था। एक अनजानी दहशत भरी बेचैनी उसके दिमाग पर हावी थी। मौजूदा हालात में अजय को ठिकाने लगाया जाना जरूरी हो गया था और सुलेमान ने यकीन दिलाया था कि ठीक 24 घंटे बाद वह अजय को दूसरी दुनिया में पहुंचा देगा। लेकिन दीनानाथ 24 घंटे इंतजार करने के पक्ष में नहीं था। वह चाहता था
अजय को फौरन ठिकाने लगा दिया जाए, क्योंकि अजय उसे सुलेमान के साथ देख चुका था। इसका सीधा सा मतलब था अजय की निगाहों में वे दोनों साथ साथ काम कर रहे थे। मान लो 24 घंटे के इस अरसे में अजय सुलेमान के सर पर जा चढ़ा और उसका पुलंदा बांधने के बाद उसकी छाती पर भी आ चढ़ा, तो क्या होगा? यही थी दीनानाथ की परेशानी और बेचैनी की वजह। इससे बचने की कोई मुनासिब तरकीब उसे नहीं सूझ रही थी। अपनी वर्तमान मन स्थिति में वह किसी सही जगह बैठकर अपने अगले कदम के बारे में सोच विचार करना चाहता था। वर्षों पहले जब वह शराब पिया करता था, उसे रेनबो बार का माहौल बेहद पसंद था और मूड ऑफ होने पर वह अक्सर वहीं जाया करता था। उस बार का बारमैन और दूसरे रेगुलर कस्टमर्स उसके परिचित थे। वहां दिल बहलाव के लिए लड़कियां भी आसानी से मिल जाया करती थी। दीनानाथ ने एक खाली जाती टैक्सी रोकी और रेनबो बार का पता बताते हुए पिछली सीट पर पसर गया। टैक्सी अपने गंतव्य की ओर दौड़ने लगी। दीनानाथ मन ही मन स्वयं को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा था कि उसे ड्रिंक की जरूरत नहीं थी। वह सिर्फ बार के माहौल की वजह से वहां जा रहा था। शराब वह छोड़ चुका था। मुश्किल से आधा घंटा उसने स्वयं को रेनबो बार में काउंटर के सामने एक स्टूल पर बैठे पाया। बार में ज्यादा भीड़ नहीं थी। इससे भी बड़ी बात थी कि उसके पुराने परिचितों में से कोई भी उस वक्त वहां नहीं था। उसने 3 स्टूल छोड़कर अपने पास बैठे 2 आदमियों पर उचटती सी निगाह डाली। वे एक सांवली लड़की से सौदा पटाटे से प्रतीत हुए। तभी अधेड़ बारमैन उससे मुखातिब हुआ। मुद्दत बाद दिखाई दिए हो दीनानाथ, वह मुस्कुराता हुआ बोला। हुक्म करो, क्या सेवा की जाए? दीनानाथ के चेहरे पर हिचकिचाहट भरे भाव पैदा हो गए। उसकी निगाहें अपनी फेवरेट ब्रांड की एक कतार में सजी विस्की की बोतलों पर टिकी थी। वह भारी कश्मकश में फंसा नजर आ रहा था। शराब अब उसके लिए जरूरत नहीं रह गई थी, लेकिन उसके मुंह में पानी आ रहा था और इसके बावजूद उसे अपना मुंह खुश हो गया प्रतीत हुआ। वह शराब की अपनी कमजोरी पर काबू पा चुका था। उसने सोचा, मगर इस वक्त शायद एक पैग उसे अपनी बेचैनी पर काबू पाने में मदद करेगा। ठीक है, वह सिर्फ एक ही पैग पिएगा और फिर तसल्ली से अपनी समस्या पर सोच विचार करेगा। एक पैग डिप्लोमेट दो, उसने कहा, फिर हिचकिचाता सा बोला। लार्ज पैग। बारमैन ने नई बोतल से एक लार्ज पैग उसके सामने रख दिया। उसकी निगाहें दीनानाथ के चेहरे पर जमी थी। वहां मौजूद भावों को वह अच्छी तरह पहचानता था। दीनानाथ ने अपना गिलास उठाकर एक ही बार में खाली कर दिया। बारमैन मुस्कुराया और वही बोतल उठाकर उसके सामने रख दी। दीनानाथ का हाथ मशीनी अंदाज में आगे बढ़ा और बोतल उठाकर अपने गिलास में पुनः विस्की डाल ली। वह शुरू हो चुका था, ठीक वैसे ही जैसे वर्षों पहले हुआ करता था। वह भूल गया कि शराब से तौबा कर चुका था। अगली सुबह अजय पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर रविशंकर के ऑफिस में दाखिल हुआ। हालत बता रही थी कि वह रात भर व्यस्त रहा था। आओ बैठो, वह बोला। अजय उसके सामने पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या प्रोग्रेस है रवि? उसने सिगरेट का पैकेट निकालते हुए पूछा। प्रोग्रेस तो है, लेकिन उससे कितना कुछ फायदा होगा यह नहीं बता सकता, रविशंकर ने कहा। उस लड़की का कुछ पता लगा है? फिर अपने डेस्क के ड्रॉर से एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो निकालकर उसके सामने रख दी। यही है ना? अजय ने फोटो देखी और सहमति सूचक सर हिला दिया। हाँ, लीना विक्टरी है, वह बोला। कहाँ है वह? यह पता नहीं लग सका, रविशंकर कराहता सा बोला। फिर? अजय ने सिगरेट ऑफर करते हुए पूछा। रविशंकर ने सिगरेट लेकर होठों में दबा ली। अजय द्वारा सिगरेट सुलगाने के बाद बोला। एयरपोर्ट पर उसकी फोटो दिखाकर हुलिया बताने के बाद पूछताछ करने पर सिर्फ इतना पता चल सका है कि वह कल सुबह 8 बजे बम्बई जाने वाले प्लेन पर सवार हुई थी, लेकिन उस फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट में उसका नाम नहीं था। जाहिर है उसने किसी दूसरे नाम से सफ़र किया था। उसने अपने बालों में हाथ फिराया। उसके पास अपने हैंडबैग के अलावा सामान के नाम पर अन्य कोई चीज़ नहीं थी। पिछली रात तुम्हारे पास से आने के बाद जब मुझे यह जानकारी मिली, मैंने बम्बई पुलिस से संबंध स्थापित किया। लीना विक्टर का हुलिया बताते हुए उनसे वहां एयरपोर्ट पर टैक्सी ड्राइवरों से पूछताछ करके पता लगाने का आग्रह किया कि इस हुलिये वाली लड़की को किस ड्राइवर ने कहां पहुंचाया था। थोड़ी देर पहले ही उनका जवाब आया कि यथासंभव पूछताछ के बाद भी
इस बारे में कुछ पता नहीं लग सका है। अजय ने सिगरेट का कश लेकर धुएं का गुबार छोड़ा। मुमकिन है लीना ने वहां से टैक्सी ली ही ना हो, वह बोला। तुम्हारा मतलब वह एयरपोर्ट से पैदल चलकर गई थी? नहीं, यह भी तो हो सकता है भोसले का कोई आदमी कार सहित वहां मौजूद रहा हो और उसे अपने साथ ले गया हो। रविशंकर ने थके से अंदाज में सर हिलाया। मैंने रात ही बंबई पुलिस से विक्रम राव भोसले की गतिविधियों का पता लगाने का भी आग्रह किया था, वह बोला। 3 घंटे बाद ही उन्होंने सूचित कर दिया कि भोसले की कोठी बंद पड़ी है, वहां एक नौकर तक भी नहीं है और खुद भोसले भी बंबई में नहीं है। अजीब बात है, अजय बोला। खैर, बाकी बातों के बारे में बताओ। पिछली रात गैंडे द्वारा मेरे फ्लैट में छोड़ी गई जो रिवॉल्वर तुम लाए थे, उससे कुछ पता चला? उस रिवॉल्वर पर पाए गए उंगलियों के निशान कलकत्ते के एक खूंखार और सजाए अफ्ता बदमाश सुलेमान के हैं। यानी गैंडे का नाम सुलेमान है और वह नरेन मुखर्जी का आदमी है। कलकत्ता पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। उस रिवॉल्वर से हाल ही में फायर किया गया है? नहीं। उसका मालिक कौन है? हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक उस रिवॉल्वर का मालिक फुल मून रेस्टोरेंट का मैनेजर जगमोहन है। कोई 3 साल पहले उसे लाइसेंस इशू किया गया था। अजय ने प्रशंसापूर्वक उसकी ओर देखा। आखिर लिंक मिल ही गया। लिंक तो है, मगर यह प्रूफ नहीं है, रविशंकर बोला। वैसे उस रिवॉल्वर के दस्ते पर खून के बहुत ही हल्के दाग भी पाए गए हैं। प्रेसिपियन टेस्ट से पता चला है कि वे मानव शरीर के बी ग्रुप के रक्त के दाग हैं। हालांकि मृतक जय किशन का ब्लड ग्रुप भी बी था, लेकिन इस ब्लड ग्रुप के पूरे देश में कई करोड़ व्यक्ति होंगे। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि रिवॉल्वर पर पाए गए दाग जय किशन के शरीर से निकले खून से ही हैं। अजय ने बुरा सा मुंह बनाया। कितना नजदीक पहुंचने के बाद भी हम कितने दूर हैं, वह बोला। इसका मतलब अभी भी कोई ठोस कदम तुम नहीं उठा सकते। हाँ, मौजूदा हालात में हमारी स्थिति 2 और 2 जोड़कर 4 कर लेने जैसी है। जो तथ्य हमारे सामने हैं उनकी बैकिंग के लिए हमारे पास सिर्फ थ्योरियां हैं और कुछ नहीं। हम निर्विवाद रूप से कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। इस वक्त उठा हमारा कोई भी गलत कदम उन चारों चंडालों को हमारी पकड़ से बहुत दूर पहुंचा देगा, जबकि हमारा मुख्य उद्देश्य उन्हें घेर कर उनके रैकेट को खत्म कर देना है। हमने जगमोहन और सुलेमान जैसी छोटी मछलियों को नहीं, उन चारों मगरमच्छों को फांसना है। अजय ने आखिरी कश लेकर सिगरेट ऐश रे में कुचल दी। उन चारों मगरमच्छों तक पहुंचने के लिए हमें इन दोनों मछलियों को ही सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। इस बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन उन्हें सावधान होने का मौका दिए बगैर ही हमें ऐसा करना होगा। अजय ने बहस नहीं की। रविशंकर की कार्य प्रणाली से वह भली भांति परिचित था। तुमने बताया है भोसले बंबई में नहीं है, बता सकते हो वह कहाँ है? उसने पूछा। बंबई पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पूना में है। अपने होटल में? हाँ। हो सकता है लीना विक्टर भी पूना में हो तो सकता है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, रविशंकर ने जवाब दिया। 8 बजे की जिस फ्लाइट से वह गई थी वो सिर्फ बंबई तक जाती है। पूना के लिए यहाँ से 7:30 बजे एक फ्लाइट है और दूसरी फ्लाइट 8:20 पर जाती है। अगर उसने पूना जाना होता तो इनमें से कोई भी फ्लाइट आसानी से वह पकड़ सकती थी। अजय ने ताज़ा सिगरेट सुलगाया। कुछ देर सोचता रहने के बाद वह बोला, मेरे विचार से लीना का पता लगाने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका सिर्फ एक ही है, उस आदमी को पकड़ा जाए जिसने उसे भेजा था। तुम्हारे विचार से वह आदमी कौन है? जगमोहन के अलावा और कौन हो सकता है? श्रीकांत वर्मा? मैं नहीं समझता कि श्रीकांत इस मामूली काम के फेर में पड़ा होगा। यह उसके फ्रंटमैन जगमोहन का ही काम होना चाहिए। मान लो जगमोहन का भी हुआ तो क्या तुम्हारे पूछने पर वह तुम्हें बता देगा कि लड़की कहाँ है? मैं लोगों से बातें उगलवाना जानता हूँ। यह काम हम लोगों को तुमसे बेहतर ढंग से करना आता है, लेकिन फिलहाल तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें डर है कि जगमोहन पर हाथ डालने से श्रीकांत सावधान हो जाएगा और वह अपने तीनों साथियों को भी सावधान कर देगा। रविशंकर ने जवाब नहीं दिया। अजय खड़ा हो गया। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रवि, वह बोला। बता सकते हो सुलेमान नामक गैंडा कहाँ रहता है? रविशंकर ने अपनी डेस्क ड्रॉअर खोलकर एक फाइल निकाली। उसे खोलकर देखा, फिर बोला, फ्लैट नंबर 10, 3rd फ्लोर 32, जहांगीर रोड 5।
थैंक यू वेरी मच, अजय ने कहा और ऑफिस से निकल गया। लीना विक्टर टांगे फैलाए पीठ के बल पलंग पर पड़ी थी। उसकी दोनों कलाइयां मजबूत रस्सी के साथ पलंग के सिरहाने से बंधी थी और दोनों टखने पायताने के सिरों के साथ। वह पूर्णतया नग्न थी। उसका फिक्स दिया जाने के बाद किसी वक्त उसके तमाम कपड़े उतार लिए गए थे। वह व्याकुलता पूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी कि कब दरवाजा खुले और पीटर भीतर दाखिल हो। अब से पहले 3 बार वह कमरे में आया था और तीनों दफा फिक्स देकर लौट गया था। अब चौथे फिक्स की पारी थी। लीना को पहला फिक्स दिए जाने की याद नहीं थी। वो उसे बेहोशी की हालत में दिया गया था। जागने पर उसे अपना सर चकराता सा और मतली सी महसूस हो रही थी। लेकिन दोपहर बाद जब उसे दूसरा फिक्स दिया गया, उसकी हालत सामान्य हो गई थी। फिर उसे अपने जिस्म में अजीब सा रोमांच भर गया प्रतीत हुआ। फिर उसे लगा कि वह सुखद कल्पनाओं के विचित्र लोक पहुंच गई थी। फिक्स का प्रभाव खत्म होने के बाद उसने पुनः स्वयं को सामान्य अनुभव किया। उसने आश्वस्त भाव से सोचा कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे हेरोइन एडिक्ट नहीं बनाया जा सकेगा। उसने तय किया कि वह पीटर के साथ सहयोग करने का अभिनय करेगी, उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी, ताकि उसका विश्वास पाने के बाद वहां से निकल भागने का कोई मौका पा सके। लेकिन उसे यह देखकर बड़ी भारी निराशा और हैरानगी हुई कि उसे नग्न अवस्था में देखने के बाद भी वह उसके जिस्म के प्रति पूरी तरह उदासीन रहता था। उस जिस्म के प्रति जिसमें कपड़ों से ढका होने के बावजूद पुरुषों को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता थी और जिसे नग्न देखने के बाद पहले कभी कोई पुरुष एक पल भी खुद पर काबू नहीं रख पाया था। उसके उसी जिस्म की हट्टा कट्टा और जवान नजर आने वाले पीटर ने पूर्णता अपेक्षा की थी। इससे वह सिर्फ इस नतीजे पर पहुंची कि पीटर बिल्कुल नपुंसक था। साथ ही पीटर को फंसाने और वहां से निकल भागने की उसकी उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन पीटर के साथ फसाद करने की ना तो वह स्थिति में थी और ना ही ऐसा करने में उसे कोई समझदारी दिखाई दी। उसने खुद को हालात के हवाले करने का फैसला कर लिया। तीसरा फिक्स उसे रात में किसी वक्त दिया गया था। उसी के प्रभाववश वह अभी तक ऊँघ सी रही थी। अचानक लॉक में चाबी घूमने और दरवाजा खुलने की आहट पाकर लीना ने अपने सूखे होठों पर जुबान फिराई और सर उठाकर पीटर को कमरे में दाखिल होते देखा। फिर उसे अपनी ओर बढ़ता देखकर वह चौंकी। उसे उम्मीद थी कि पहली तीनों दफा की तरह पीटर सीधा ड्रेसिंग टेबल से निकलेगा और उसे फिक्स देकर वापस लौट जाएगा। लेकिन इसके विपरीत पीटर पलंग के पास आ खड़ा हुआ और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। मैं आज सुबह से तुम्हें फिक्स नहीं दूंगा, वह बोला। मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने कितनी प्रोग्रेस सीरीज की है। लीना को लगा एकाएक कमरे में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसके शरीर से पसीना फूट निकला। उसे अपने पेट की मांसपेशियों में ऐंठन सी भी महसूस हुई। इसके बावजूद वह जबरन मुस्कुराई। मुझे फिक्स की जरूरत नहीं है, वह बोली। तुम बेकार अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। इस तरह कभी भी मुझे हेरोइन एडिक्ट नहीं बना सकोगे। पीटर धूर्तता पूर्वक मुस्कुराया। अच्छा, वह उपहास भरे स्वर में बोला। मैं दोपहर बाद ठीक 1 बजे आऊंगा, तब तुम्हारा हाल चाल पूछूंगा, और पलटकर कमरे से बाहर निकल गया। लीना ने दरवाजा बंद होने और लॉक में चाबी घुसाई जाने की आवाज सुनी। कुछ देर वह चुपचाप पड़ी रही। फिर अचानक वह अपने होठ काटने पर विवश हो गई। उसे अपनी बाहों और टांगों में हल्का सा कंपन महसूस होने लगा था। पहले दिन जो मतली और सर चकराता सा महसूस हुआ था, वही फिर महसूस हो रहे थे। शरीर पसीने से भीगता जा रहा था। गले में अजीब सी चुभन और नाक में गीलापन अनुभव होने लगा। एक अजीब सी बेचैनी उस पर छाने लगी। लीना समझ गई ये सिर्फ इस बात के लक्षण थे कि उसे फिक्स की जरूरत थी। ऊपर विवशता के कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह हिचकियां ले लेकर रोने लगी। करीब 3 घंटे बाद पीटर पुनः कमरे में आया। लीना पलंग पर पड़ी पूरी तरह छटपटा रही थी। अब तक अपनी इच्छा शक्ति के सहारे ही फिक्स पाने की अपनी तीव्र आवश्यकता से संघर्ष करती रही थी, लेकिन अब उसका मनोबल टूट गया। फिर भी उसने अंतिम संघर्ष के रूप में अपनी गर्दन घुमा ली ताकि पीटर उसकी आंखों में उसकी जरूरत के स्पष्ट भाव न पड़ सके। क्या हाल है बेबी? पीटर ने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। लीना ने उसकी ओर देखने की कोशिश नहीं की। बढ़िया, वह अपना स्वर सामान्य बनाए रखने का प्रयास करती हुई बोली। तो फिर ठीक है, मैं कुछ घंटे और इंतजार करूंगा,
लीना ने फौरन गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा। नहीं, वह हाँफती हुई पीड़ी स्वर में बोली, मुझे अभी फिक्स चाहिए। पीटर धूर्ततापूर्वक मुस्कुराया। अभी 1 घंटा और इंतजार करो बेबी, उसने कहा और कमरे से निकल गया। लीना पलंग पर पड़ी रोती रही। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।